Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the second video lecture for 12th class HSC Board Physical Chemistry lesson number 2 which is solution. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे. आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए. तो आज हम सोल्यूबिलिटी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या होता है ये देखेंगे. तो देखिए, सोल्यूबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड एज अ सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी क्या होती है? ये एक रेशियो है. किसका रेशियो है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का. ठीक है, अब हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट ये किस में लिया है? मोल्स में लिया है. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया है. ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी का फिर ऐसा यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर. क्यों? बिकॉज ऑफ जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कैसे है? रेशियो है. रेशियो इनका मतलब वो डिवीजन में है एक दूसरे के. So the SI unit of solubility is a moles per liter or we can see that moles into liter inverse. ठीक है, ये हो गया solubility की definition and उसका SI unit. After that हमें कुछ अफेक्ट्स पढ़ने हैं. किसके अफेक्ट्स? टेम्परेचर हो गया या फिर प्रेशर हो गया, ये सभी अफेक्ट्स पढ़ने हैं सोल्यूबिलिटी के ऊपर. तो देखो, नेक्स्ट टर्म है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी. ठीक है, ऐसे कितने फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी. एंड थर्ड वन इज अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी. ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं. सो फर्स्ट फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो नेचर है वो कैसे सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है ये हमें देखना है. द कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडियली सॉल्यूबल इन ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ये सिमिलर होता है और वो एक दूसरे के साथ मिक्सड होता है, मिक्स होते हैं, घुल मिल जाते हैं. ठीक है, अब इसी टर्म से एक फेनोमेनॉन अपीयर होता है. सो वो फेनोमेना है लाइक डिजॉल्व लाइक. अब ये लाइक डिजॉल्व लाइक क्या है? तो देखिए, जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे 2 टाइप्स के सब्सटेंसेस लेंगे हम. फर्स्ट इज अ पोलर सब्सटेंसेस एंड सेकंड इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस. ठीक है, तो पोलर सब्सटेंस में देखिए जो सोल्यूट है, ठीक है, पोलर या फिर पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट. दिस इज बिकॉज इन दिस सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्ट आर ऑल द सिमिलर मैग्नीट्यूड. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व किए हमने तो वो इजीली मिक्स्ड होते हैं. क्यों मिक्स होते हैं? बिकॉज उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कैसी होती है? सिमिलर होती है. उनके बिटवीन जो इंटरैक्शन होता है बहुत हाई होता है. उस वजह से पोलर सोल्यूट या फिर पोलर सॉल्वेंट ये एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं. ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक बीकर में हमने वाटर लिया. ठीक है, वाटर में हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, NaCl एड्स कर दिया. ठीक है, आफ्टर दैट जो NaCl है वो अपने आयंस या फिर अपना जो कंपाउंड है उसको ब्रेक कर लेता है. जब वो वाटर के अंदर जाता है तब हमें वहाँ पे Na+ एंड Cl- आयन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल मोमेंट जो है वो Na+ एंड Cl-. ठीक है, ये कैसे इंटरैक्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, NaCl जो कंपाउंड है वाटर में जाके ब्रेक होगा, फिर Na+ एंड Cl- आयन का फॉर्मेशन करता है. और जो ये Na+ एंड Cl- आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाईली इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, वही अगर हम नॉन पोलर सब्सटेंस में देखें तो नॉन पोलर सब्सटेंस में हमने एग्जांपल लिया है सोल्यूट कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन. ठीक है, हमने एक सोल्यूट लिया है कोलेस्ट्रॉल. जब हम कोलेस्ट्रॉल को बेंजीन में ऐड करते हैं तब वो भी इजीली डिजॉल्व होता है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना ये है कि हमने जो फेनोमेनन पढ़े लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सिमिलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन
या फिर सिमिलर कैरेक्टर होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो एक दूसरे के साथ इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बता रहा है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में। ठीक है, क्लियर इट। देन आफ्टर दैट सेकंड इफेक्ट पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी पे वो देखेंगे। देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, ठीक है, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी सब्सटेंसेस की वो भी चेंज होगी। वैसे ही जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है या फिर सोल्यूबिलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उन्होंने गिवन यहाँ पे कहा है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंडेंट होती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब ये एंथैल्पी वर्ड क्या है? तो एंथैल्पी इज नथिंग बट, हम ऐसे भी कह सकते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी को आप क्या कह सकते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में हीट प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी हीट प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहोगे? एंथैल्पी कहोगे। ठीक है, मतलब हीट मतलब ही क्या होगी? एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, हमने पहले पॉइंट में कहा था। ठीक है, कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो हमारी रिएक्शन है वो दो प्रोसेसेस में कैरीड आउट होंगी। पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? सो देखिए, So in exothermic reaction, in this reaction the heat is released or given out is called as exothermic reaction. ठीक है, exothermic reaction मतलब क्या? ऐसे रिएक्शन जहाँ से हीट बाहर निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? exothermic reaction. ठीक है, और in exothermic reaction when the reaction is exothermic then the solubility is decreases. ठीक है, ये लाइन क्या बोल रही है कि जब कौन सी भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक के जैसे एक्ट करेंगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे होगी? डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक मतलब लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ हीट होता है मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी अगर हीट डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी भी कैसे होंगी? डिक्रीज होंगी। हमने ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट द हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होंगी तो हमारी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो भी कैसे? डिक्रीज होगा। दैट्स वाई जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। वही अगर इसका हम एग्जाम्पल ले तो जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, CaCl2 हमने वाटर में अगर डिसॉल्व किया तो वहां पे ये वाली प्रोसेस हमको दिखाई देंगी। ठीक है, आफ्टर दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रैंडम एग्जाम्पल लेंगे। एक बीकर लेना है, उस बीकर में 10 to 20 ml हमें वाटर ऐड करना है एंड उस वाटर में कौन सा भी कंपाउंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कौन सा भी रैंडम कंपाउंड यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हीट प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हीट प्रोवाइड की है विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से देखिए वेपर्स बाहर निकल रहे हैं। वेपर्स बाहर निकल रहे मतलब क्या? जो हमारी हीट है वो बाहर जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सी हो गई? यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हीट क्या होती है? एब्सॉर्ब्ड होती है। हमने एक्सो में क्या पढ़ा था? हीट बाहर निकल रही है और एंडो में हीट एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, ये जो वर्ड है एक्सो और एंडो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक्सो बाहर निकलना और एंडो अंदर आना या फिर एब्सॉर्ब करना, ये होता है। ठीक है, और जब एंडोथर्मिक
रिएक्शन होती है तब हमारी सोल्यूबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, एंड एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होती है वहाँ पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें याद रखनी है। आफ्टर दैट कुछ केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले तो ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में कुछ हमें सोल्यूबिलिटी इंडिकेट कर रही है एंड यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने टेम्परेचर लिखा है एंड वाई एक्सिस पे सोल्यूबिलिटी इंडिकेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे NaCl है, KCl है, KBr है एंड NaBr है। ये जो है इनकी सोल्यूबिलिटी देखिए स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, नहीं ज़्यादा बढ़ रही है, बस वो थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी जो NaCl है, KCl है, KBr है एंड NaBr है, इन चारों की जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं, बस स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर सेकंड केस में देखें, जो KNO3 है, NaNO3 है, ये केस इनकी जो सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, वो एकदम से बढ़ रही है। मतलब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अगर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो रिएक्शन कौन सी हो गई, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, तभी वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, आफ्टर दैट केस 2 देखिए। केस 2 में हमने Na2SO4 लिया है। Na2SO4 इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है, वैसे वैसे इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारी रिएक्शन कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, टेम्परेचर बाहर निकल रहा है। दैट्स वाई जो हमारा Na2SO4 ये जो कंपाउंड है इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर। ठीक है, ये केसेस हो गए। तो ये हमने पढ़ा सेकेंड अफेक्ट विच इज़ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या अफेक्ट होता है ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा। आफ्टर दैट थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, इफेक्ट पढ़ना है प्रेशर का सोल्यूबिलिटी पे क्या होगा। सो देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, जो प्रेशर है उसका इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंसेस है, उन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, वो कॉम्प्रेस नहीं होते सॉलिड एंड लिक्विड, दैट्स वाई प्रेशर वहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा। फिर प्रेशर कहाँ पे अप्लाइड होगा? प्रेशर लिक्विड में अप्लाई होगा, बट प्रेशर हैज़ इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में अगर प्रेशर अप्लाइड हो रहा है तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, जो भी गैस की सोल्यूबिलिटी होंगी वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। देन जैसे जैसे आपकी गैस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होंगी वैसे वैसे आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपका प्रेशर भी डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, आफ्टर दैट इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो जो हेनरीज लॉ है वो इंडिकेट करता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर सोल्यूबिलिटी पे क्या होता है। ठीक है, और किसकी सोल्यूबिलिटी? गैस की सोल्यूबिलिटी। अब देखिए हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट दिस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो सोल्यूबिलिटी होती है किसी भी गैस या फिर लिक्विड गैस की इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर को। ठीक है, तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, वो जब हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, वही है ये। देन सोल्यूबिलिटी मीन्स इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, प्रेशर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स लिखा वहाँ पे, तो S इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी। ठीक है, अब S इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी। S तो पता है क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देन P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस। एंड के एच जो है ये इसको कहते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, और आप अगेन इसको कह सकते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, के एच मीन्स। देन यूनिट। ठीक है, आफ्टर दैट जब हम कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ, तो जो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट है, उसका यूनिट भी हमें पता होना चाहिए। हमने सोल्युबिलिटी का यूनिट पढ़ा था। सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है। ठीक है, तो और प्रेशर का क्या होता है, बार होता है। अब देखिए, अगर प्रेशर का यूनिट बार है एंड सोल्युबिलिटी का मोल पर लीटर है, तो जो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट है, हम जो हमारा फार्मूला है, हम पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, के एच इज इक्वल्स टू द एस बाय पी। ठीक है, एस बाय पी मीन सोल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, एंड प्रेशर का क्या है, बार है। ठीक है, तो हमारा जो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट है, उसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय बार, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू बार इनवर्स। ठीक है, ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट। ये हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब हमें इम्पोर्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट। देन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, जितने भी लॉज होते हैं उनके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, अब वो एक्सेप्शन क्या है, देखिए, gases like NH3 and CO2 do not obeys Henry's law. The reaction is that this gas reacts with water. ठीक है, अब जो NH3 है, CO2 गैसेस है, ये हेनरीज लॉ ओबे नहीं करते, बिकॉज ऑफ दे वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। अब देखो वो रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, जब NH3 उस वाटर के साथ उसकी रिएक्शन अगर हमने की, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, NH4 एंड OH माइनस मिलता है। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में गया, उसके साथ रिएक्शन की, तो हमें H2CO3 ये प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन NH3 एंड CO2 गैस हैव अ हायर सोल्युबिलिटी दैट एक्सेप्ट बाय हेनरीज लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि जो वाटर के साथ ये रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये दो गैसेस NH3 एंड CO2, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हायर होंगी। किससे हायर होंगी, हेनरीज लॉ से होंगी। दैट्स वाई यहाँ पे ये गैसेस जो NH3 है एंड CO2 है, ये हेनरीज लॉ ओबे नहीं करते। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमको ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हमने प्रेशर का यूनिट बार तो कहा, ठीक है, बट कभी कभी हमको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब प्रेशर का यूनिट हमें एटीएम में देंगे, या फिर टॉर में देंगे, और कभी कभी mmHg। ठीक है, ऐसे देंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमें प्रेशर का यूनिट बार में ही चाहिए। तो बार में कैसे कन्वर्जन करना है, ये सभी मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखिए, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 बार इज इक्वल्स टू 1 ATM होता है। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mmHg होता है, एंड 760 mmHg मतलब ही 760 टॉर होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, share and subscribe.